अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 3 अप्लाइड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है जो कि ऑनलाइन है। तो सबसे पहले जो आपका लेक्चर है आप मैं उसे डिलीवर करूँगी, फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में से पूछ सकते हैं। पहले मुझे सब बता दें कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। यस मैम। ओके, लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा नेट कनेक्टिविटी का तो ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी इसको मैं शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। आप सबको स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। अभी तक जो है हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड इकोलॉजी में डिफरेंट डेफिनेशंस और साइंटिफिक मेथड स्टडी किया है कि इकोलॉजी को स्टडी करने का साइंटिफिक मेथड क्या है और उसमें हम किस तरह से उसके क्वांटिफाई करते हैं इकोलॉजी को, स्टैटिस्टिकल डाटा को हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं। और सेकेंड लेक्चर जो था उसमें हमने डिफरेंट इकोलॉजी की ब्रांचेस स्टडी की थी। वाइड वैरायटी है उनकी ब्रांचेस की, डिफरेंट क्लासिफिकेशन की बेसिस पर हमने उनकी ब्रांचेस जो है उनको स्टडी किया था, जिनमें से जो 3 क्लासिफिकेशन थी उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। बाकी जो है उनको हमने जी आपकी डेफिनेशन लाइट सिर्फ शो नहीं हो उसके रही। सिर्फ नाम पढ़े थे कि उसमें किस क्लासिफिकेशन में कौन सी डेफिनेशन आ रही है। सबको शो नहीं हो रही स्लाइड्स या सिर्फ मैम आपको शो की नहीं हो आवाज नहीं आ रही। रही? मेरी स्लाइड्स में सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं शो हो रही है, सबको शो हो रही नहीं हो रही? हो रही है मैम शो। अगर किस मुझे भी शो हो रही है। अगर किसी एक स्टूडेंट का मसला है तो आप पे ज़रूर नेटवर्क का मसला होगा, नेट का मसला होगा। मैम तो हो रही आप है जो है शो मैम। जी, तो आप जो हैं वो जिसको मसला हो रहा है वो दोबारा रिकनेक्ट कर लें, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। आज लेक्चर नंबर 3 में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट टॉपिक्स को जो हमने स्टडी करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो इकोलॉजी में यूज़ होंगे उनकी हमने अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं। तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनको देखेंगे। लिमिटिंग फैक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी में, हैबिटेट का क्या कॉन्सेप्ट है और नीश का क्या कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली जो हमारे पास बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग ले रहे हैं, तो जितने बाकी भी कॉन्सेप्ट हैं यानी लिमिटिंग फैक्टर्स, हैबिटेट और नीश, वो किसी ना किसी तरह से आपके इन फैक्टर्स के साथ जो हैं वो कंसर्न है, यानी उनका आपस में रिलेशनशिप है। अगर आप लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, हैबिटेट पढ़ेंगे, नीश पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वही बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स को ही हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए पहले हम बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि फिर उससे रिलेटेड जो बाकी 3 कॉन्सेप्ट हैं हम उनको स्टडी कर सकें। सो बायोटिक एंड ए बायोटिक जो है उसमें हमें पता है कि जो बायोटिक हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, वो हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक पार्ट है। और ए बायोटिक पार्ट कौन सा है, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, फीचर्स कौन से हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, पीएच है, ये हमारे इन्वायरमेंट के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स हैं, तो हम बायोटिक फैक्टर्स में कहते हैं हमारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में हम उनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। पहले भी आप सब उनको स्टडी कर चुके होंगे, बेसिक आपको उन सबका पता है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि अपनी सेल्फ नरिशर्स होते हैं, यानी वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं,
खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें डिफरेंट उन्हें फीचर्स उन्हें डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उन्हें रिक्वायर्ड होंगे, उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो जो एनर्जी अपनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपनी एनर्जी सन से लेंगे। तो इस तरह के ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और एनर्जी सन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो सन से अपनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस तरह के ऑटोट्रॉफ जो कि अपनी एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी इस तरह के कंपाउंड्स जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड्स, इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो कि अपनी एनर्जी इन तरह के कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो बेसिकली वो अपनी एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह के कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने उन्हें कहा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, उन्हें हम उनके जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो उनकी फर्स्ट कैटेगरी है उसे हम हिल रिएक्शन कहते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी के रिएक्शंस हैं उन्हें हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। सो जो हमारे पास फर्स्ट जो रिएक्शन है उनमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी उनको एक्सट्रैक्ट करनी होती है सन से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो अपनी एनर्जी जो है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो अपनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे पहले प्रोसेस करते हैं। सो वो जो एटीपी या हम एनएडीपीएच की फॉर्म में, उसकी आपको फुल फॉर्म बताइए कि एटीपी क्या है और एनएडीपीएच क्या है। वो बेसिकली एक तरह के ये एनर्जी पैकेट्स हैं जिससे जो है हम अपनी एनर्जी जो है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर वो इस फॉर्म में करते हैं। एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट सेल्स में, लिविंग थिंग्स के सेल्स में मौजूद होता है। तो ये एक एनर्जी को स्टोर करने का एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। सो ये क्या करते हैं, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ऑटोट्रॉफ्स को, ये इस फॉर्म में अपनी एनर्जी जो है उन्हें स्टोर करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन है कैल्विन साइकिल, जिसमें कैल्विन साइकिल में हमारे पास जो हम कन्वर्ट करते हैं, जितनी भी हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम अदर कंपाउंड्स में, जिस तरह की जो ग्लूकोज में हम क्योंकि कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी फूड है उसमें वो शुगर की फॉर्म में जो कि हमारे पास ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने को हम कैल्विन साइकिल बोल रहे हैं। अपनी जो एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उन्होंने अपनी फूड प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट स्टेप उसमें एनर्जी को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं सन से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं एटीपी की फॉर्म में या एनएडीपीएच की फॉर्म में, उसको अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए वो क्या करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करते हैं शुगर या ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसे हम CH2O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी ऑटोट्रॉफ्स में, जिसमें जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। यानी इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि अपना काम कर रहे हैं। इसमें अब कौन कौन से प्लांट्स हु में, यानी इसमें कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसमें प्लांट्स आएंगे, सियानोबैक्टीरिया हैं, यूकैरियोटिक एल्गी है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट स्पीशीज जो हैं इस कैटेगरी में लाया करती हैं। इनका एनर्जी, इनका कार्बन का सोर्स कौन सा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अपना कार्बन सोर्स ले रहे हैं। एनर्जी सोर्स इनका सनलाइट है, यानी सन से ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें, तो इसलिए आप इसको फोटोसिंथेसिस एरोबिक कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी ये इलेक्ट्रॉन किससे, क्योंकि जब रिएक्शन होना है, जो कि आपको इधर स्लाइड में नीचे बॉटम पे जो रिएक्शन नज़र आ रहा है रेड में, तो इसमें जो CO2 से कन्वर्जन है उसकी CH2 यानी ग्लूकोज में उसकी जो कन्वर्जन है, उसके लिए उसको हमें इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो वो जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो H2O वाटर से, तो जो हम HV जो है यहाँ पर सनलाइट को शो कर रहा है, यानी जो एनर्जी है वो सनलाइट से आ रही है, ठीक है। और जो हमारे पास H2O है, वाटर है, वो अपनी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो अपने डोनेट कर रहा है CO2 को, जिससे आपकी आउटपुट में आपके पास CH2O आ रही है। और ये कहाँ पर, ये जो प्लांट्स, सियानोबैक्टीरिया और डिफरेंट यूकैरियोटिक एल्गी है, ये कहाँ पर आपके पास रहेगी, ये एरोबिक कंडीशंस में रहेगी, और जहाँ पर लाइट जो है, सनलाइट जो है वो आपके पास पहुँच सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसकी बेसिक हमारे पास है। सो इस तरह की फॉर्म में, यानी बैक्टीरियाज जो हैं यहाँ पर, जो प्लांट्स, सियानो बैक्टीरिया और डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में रह रहे हैं, उन्हें CO2 रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इस तीन की फॉर्म में वो रिएक्शन करते हैं और फिर हमारे पास वो आउटपुट में हमें क्या करते हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स, यानी जितने भी वो एनर्जी बैलेंस, जो अब आप उसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो जितने भी आपके पास आउटपुट में वो एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या शुगर जो है
आपके पास आ जाएगी और ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक है कंडीशंस हैं तो ऑक्सीजन जो है आपकी आउटपुट में प्रोड्यूस होगी। सेकेंड टाइप ऑफ इसमें कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। अब इसमें यानी प्योरली जो बैक्टीरिया हैं, सियानो बैक्टीरिया जो हैं उनको आप प्लांट्स की कैटेगरी में, लेकिन इसमें इस कैटेगरी में जो है प्योरली जो बैक्टीरिया है वो इसमें लाई करेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आपको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया दिए गए हैं, यानी सल्फर बैक्टीरिया यानी जो सल्फर को रिड्यूस करके जो है वो यूटिलाइज करेंगे और अपनी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसको यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें आपके पास जो सोर्स है कार्बन का सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स है, और इसमें एनर्जी का सोर्स भी सनलाइट है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो वाटर नहीं है, क्योंकि प्लांट्स जैसी जो पिछली हमने स्लाइड में हमने जो कैटेगरीज देखी हैं उनके लिए तो सोर्स हमारे पास वाटर है, लेकिन इस तरह के जो कि बैक्टीरियाज हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो हमारे पास H2S है। ठीक है, अब जो H2S है वो हमारे पास क्या करेगा? वो अब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वो जो CO2 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस स्पीशीज से और उसको कन्वर्ट कर देगा इन ग्लूकोज या इन शुगर फॉर्म। और ऑब्वियसली क्योंकि उसने तो ग्लूकोज और शुगर में चेंज होना है, लेकिन आपके पास जो सल्फर है वो फिर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में, सल्फर की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली ये आपके पास क्या हो रहा है? अगर आप ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाएं, सो बेसिकली आपके पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इस केस में H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि उसकी लॉस ऑफ उसकी हाइड्रोजन हुआ है, और एक्सेप्टेंस जो है वो उसने CO2 ने एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन की है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बेसिस पर आपके पास ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसमें भी आपके पास ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसकी सेम कंडीशंस है, एनारोबिक कंडीशंस। लाइट कंडीशन सेम है कि उसको सनलाइट से एनर्जी सोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको लाइट की ज़रूरत है, लेकिन इसमें आपके पास कंडीशन क्या है? इसमें आपके पास जो आउटपुट है या इसको एनारोबिक कंडीशंस इसमें प्रिवेल करती हैं, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आउटपुट में अगर आप देखें तो इसमें सल्फर मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, क्योंकि लास्ट जो हमने स्लाइड देखी है इसमें इसमें हमारे पास H2O है। H2O H जो है हाइड्रोजन जो है वो CO2 ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होकर हमारे पास इधर एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो थर्ड टाइप है वो है कीमोसिंथेसिस, यानी इस तरह के। अब फर्स्ट जो 2 टाइप्स हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस यानी जो लाइट से, सनलाइट से अपनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रही हैं वो उसकी बेसिस पे है। जो इसकी थर्ड टाइप है ऑटोट्रॉफ में, ये भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रही है, लेकिन इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास सनलाइट नहीं है, बल्कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें हमारे पास मीथेन है, अमोनिया है, H2S है और आयरन है। तो इसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो डिफरेंट है। और इसमें कौन कौन से हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं? इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया हैं, जिनको हम कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी जो फूड है वो तो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जो फूड है, फोटो इसको नाम नहीं दिया गया क्योंकि ये अपनी जो एनर्जी सोर्स है इसका लाइट नहीं है, इसलिए इसको हमने कीमो सिंथेसिस कहा है, क्योंकि ये जो अपनी एनर्जी है ये केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ पर आपके पास मौजूद होंगे? ये हमारे पास प्रेजेंट होंगे इन माइक्रो एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस, यानी इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन की जो कंडीशंस हैं, जो एनारोबिक कंडीशंस हैं वो प्रिवेल करेंगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। और इसमें जिस तरह अब हमारे पास हमने लास्ट में देखा है कि उसमें लाइट की कंडीशंस होना ज़रूरी है, उसमें सनलाइट जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ये जो है ये आपके पास डार्क कंडीशंस में आपके पास ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये हो सकता है। इसमें अब आपके पास इसी तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू जो है हमारे पास सल्फर ऑक्सीडाइजिंग, उसकी एग्जांपल दिया कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज हैं, डिफरेंट मिथानोट्रॉफ्स हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज हैं। तो ये बेसिकली क्या करें, ये रिड्यूस होकर अपनी जो हाइड्रोजन है उसको लॉस ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू उनकी क्या हो रहा है कि आपके पास वो इन्वायरमेंट में रिलीज होगी आपके पास
और आपके पास जो सल्फर है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है और फर्दर जो है उसमें ऑक्सीजन गेन करके वो SO4 माइनस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो बेसिकली वो ये एक एग्जांपल रिएक्शंस दिए गए हैं कि जिसमें आपके पास वो जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह रहे हैं कि वो इससे जो है अपनी एनर्जी इस फॉर्म में जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में जो आउटपुट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे अपनी एनर्जी जो है उस रिएक्शन के थ्रू उनसे अपनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं कि मीथेन जो है वो CO2 में चेंज हो जाएगा, जो अमोनिया है वो NO3 में नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएगा, जो आयरन Fe2 फॉर्म में है वो Fe3+ में चेंज हो जाएगा। सो इस तरह इन रिएक्शंस के थ्रू जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो इन कंपाउंड से, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो बायोटिक फैक्टर्स हैं एक दूसरे पर, एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी इन स्पीशीज पर डिपेंड कर रहे हैं। सो ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारी स्पीशीज की ग्रोथ को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड टाइप जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो हमारे हीटरोट्रॉफ्स हैं। ये जो हैं ये नरिश, इनको आप कह सकते हैं नरिश बाय अदर्स, यानी ये दूसरे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं उनसे अपनी फूड जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपनी जो एनर्जी भी, कार्बन भी जो है ये अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इनमें भी जो आपके पास एनर्जी जो फॉर्म प्रोड्यूस होती है या स्टोर होती है सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ATP और NADH की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होगी। फिर फर्दर जो इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें अब कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। एरोबिक यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं। कार्बन सोर्स इनका ग्लूकोज है, क्योंकि अब ये बनी बनाई ग्लूकोज यानी CH2 ले रहे हैं और उसको फर्दर यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ओके। इसमें जो है अब हमारे पास वो ग्लूकोज की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में यानी CH2O की फॉर्म में अपनी एनर्जी जो है, अपनी जो फूड है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्लांट से या इस ऑटोट्रॉफ से। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने डिफरेंट पर्पजेस के लिए वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसकी CO2 की फॉर्म में। यानी जो आपका रिएक्शन है वो रिवर्स फॉर्म में ये जो कैटेगरीज हैं उन वो रिएक्शन उनको रिवर्स कर देती हैं, उनकी ब्रेक डाउन कर देती हैं ग्लूकोज की इन CO2 और H2O की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, इसमें आपके पास कैटेगरी में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आएंगे। कार्बन सोर्स इनका सेम है, एनर्जी सोर्स भी सेम है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इनका, क्योंकि पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर्स आते थे, क्योंकि वो जो आपके पास CO2 है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते थे, डोनेट करते थे और फिर वो आपके पास CH2O की फॉर्म में केमिकल कंपाउंड है उसको प्रिपेयर करते थे और इनके लिए भी ये एनारोबिक कंडीशंस में प्रिवेल करते हैं। इसी तरह जो आपके पास थर्ड टाइप है इनकी हीटरोट्रॉफ्स की, वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इसमें जो इसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट करेंगे। कार्बन सोर्स और एनर्जी सोर्स इनका सेम है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी इनके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सल्फेट्स हैं, आयरन है, नाइट्रेट्स हैं और इनके लिए भी एनारोबिक कंडीशंस जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो है सिर्फ जो फर्स्ट टाइप है वो एरोबिक रिस्पायरेशन, उनमें एरोबिक कंडीशंस हैं। बाकी हमारे पास फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन के लिए एनारोबिक कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो है उसने कहा है कि बेसिक टाइप जो है हमारी एरोबिक रिस्पायरेशन की तरह ही है, यानी बाकी जो प्रोसेस है इसी की तरह है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हमारी आउटपुट में या हम उसको ऑक्सीजन जो है उसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसमें इसी तरह आयरन रिड्यूस
बैक्टीरियाज आ सकते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं, मिथेनोजेंस हैं, और जो आयरन रिड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं वो Fe3+ को Fe2+ यानी और सारे जो आपके पास हमने जो ऑटोट्रॉफ्स में रिएक्शंस देखे हैं वो सारे इस केस में रिवर्स हो जाएंगे। हमने देखा है कि वो Fe2+ या Fe3+ में चेंज होते थे, अब यहाँ पर वो Fe3+ से Fe2+, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड जो है उसको चेंज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, जो वो अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो है आपके पास बेसिक साइकिल है जो कि हमारे पास डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स का रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो सेल्फ नरिशर्स हैं और हीटोट्रॉफ्स जो हैं वो इनसे अपनी फूड जो है वो लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन जो है अपने रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करते हैं इस प्रिपेयर्ड जो ग्लूकोज या ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं हीटोट्रॉफ्स, और उसको यूज करके वो क्या करते हैं उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं CO2 और H2O में, और वो फिर से ये जो है CO2 और H2O वो अपनी इनपुट के तौर पर यूज करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उससे फिर अपनी फूड और ग्लूकोज प्रिपेयर करने में यूटिलाइज करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, यानी जो अभी हमने एक पोर्शन बायोटिक फैक्टर्स का स्टडी किया है, अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, अगर नो किसी का मैम समझ आ गई है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई नेट कनेक्टिविटी का मेरा या आपकी तरफ से इशू हुआ है तो मैं ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि किसी का अगर नेट का इशू हुआ है तो वो उससे जो है वो वीडियो से उसको देख सके। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बेसिकली हमें पता है कि वो हमारे पास जो है एबायोटिक फैक्टर्स वो हमारे पास हैं टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, पीएच है, इस तरह के फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। सो हमने बेसिकली ये देखना है कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं एक केस स्टडी के थ्रू हम देखते हैं कि वो किस तरह से पॉपुलेशन पे, स्पीशीज पर उनका इफेक्ट होता है। तो ये केस स्टडी जो है हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास स्पीशीज़ है, बर्ड स्पीशी है फिंचेस, डार्विन फिंचेस, उसमें हमारे पास तकरीबन 18 स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बर्ड स्पीशीज़। ठीक है, तो हम उनका बर्थ और डेथ रेट देखेंगे कि किस तरह से रेनफॉल से या सीड्स की अवेलेबिलिटी से किस तरह से हमारे पास वो इफेक्ट होता है। बेसिकली ये बायोटिक एंड ये जो केस स्टडी है ये दोनों जो हमारे बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हैं उनका देखेगी कि किस तरह से ये जो हमारी ग्रोथ है या पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे इफेक्ट करता है। इसका सोर्स मैंने लिख दिया है, ये जो LMS पर जो है बुक साइज़ जो है क्योंकि ज़्यादा था तो ये अपलोड नहीं हो रही थी बुक, तो मैं इसका ये USB में आप लोग ले सकते हैं या मैं गूगल ड्राइव से इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी, फिर उससे आप लोग ये बुक्स जो हैं तो रेफरेंस बुक हैं आप लोगों की उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने उसका सोर्स मेंशन कर दिया कि ये केस स्टडी आपके पास मैंने इस बुक से चैप्टर नंबर 11 पेज 245 से ये केस स्टडी आप लोगों की लिया। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं वो किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ को, उसकी बर्थ और डेथ रेट को इफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, फूड है, शेल्टर है, रेनफॉल, डिजीजेस, फ्लड्स एंड प्रीडेटर्स, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम उनको उस लिहाज से हम स्टडी करेंगे। अब आप लोगों को जो बुक है जहाँ पर ये जो केस स्टडी मौजूद है, मैं आपको बुक जो है वो शो करवाती हूँ। जी सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है, सो इसमें जो है सबसे पहले तो बताया गया है कि हमारे पास जो चार्ल्स डार्विन था उसने विजिट किया एक आइलैंड है गैलापागोस। उसने 1830s में गैलापागोस को विजिट किया, आइलैंड है, और उसमें उसने डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं उसने परफॉर्म की, और इसकी बेसिस पर जो है उसको जो वहाँ पर जो स्पीशीज़ फिंचेस की पाई जाती थी उसको डार्विन्स फिंचेस कहा गया। ये एक बर्ड की स्पीशीज़ है, इसमें बेसिकली 18 स्पीशीज़ फर्दर इसको डिवाइड किया गया। ये बेसिकली
18 स्पीशीज से मिलकर जो है ये डार्विन्स फिंचीज ये कैटेगरी उसको नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो उसके बाद साइंटिस्ट थे, पीटर ग्रांट है और रोजमेरी है, उसने उनको स्टडी किया है इन डार्विन्स फिंचेस को, और पूरा जो है उसने उन्होंने केस स्टडी डेवलप की, और उसकी बेसिस पर उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो इन 1976 जो है उसमें हमारे पास जो स्पीशीज़ थी इन फिंचेस की वो 1200 इंडिविजुअल्स मौजूद थी इस आइलैंड पर। ठीक है, हमारे पास 1976 में फिंचेस की 1200 इंडिविजुअल्स मौजूद थे, लेकिन 1977 में यानी एक साल के वक्फे में एक खुश्क साली यानी ड्रॉट जो है उसने उस आइलैंड पर वो मौजूद थी। उस ड्रॉट की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो 1200 इंडिविजुअल्स थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो 180 इंडिविजुअल्स पर वो फॉल कर गई, यानी उसकी पॉपुलेशन जो है कम हो गई। तो उसने कहा कि ये जो आपकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है ये बेसिकली 85% डिक्लाइन है इन जस्ट 1 ईयर। तो ये आपके पास कौन सा बायोटिक फैक्टर है, बेसिकली ड्रॉट। ठीक है, यानी इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रेन, इसकी वजह से यानी बारिश ना होने की वजह से आपके पास जो वहाँ के प्लांट्स जिन पर ये पॉपुलेशन जो है फीड करते थे, सीड पर जो ये स्पीशीज़ जो हैं ये फीड करती थी, बर्ड की पॉपुलेशन सीड उस पर उससे इफेक्ट हुआ, और 1200 इंडिविजुअल से उनकी पॉपुलेशन 180 इंडिविजुअल तक गिर गई। और उसको उसने कहा कि ये आपके पास बेसिकली 85% का रिडक्शन जो है पॉपुलेशन में आई है सिर्फ एक साल के वक्फे में। नेक्स्ट फिर आपके पास जो है उसने उसी को रिप्रेजेंट किया है कि आपके पास इसी चीज को उसने इस ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया। इस ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इसको देखें, इसकी ग्राफ की हेडिंग देखें तो इसमें क्या है कि रेनफॉल एंड द मीडियम ग्राउंड फिंच, आगे उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है जियोस्पाइजा, पॉपुलेशन ऑफ टाफने मेजर आइलैंड। ठीक है, उसके अंदर मजीद उसने कहा है कि इस पॉपुलेशन, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अगर मेरी आवाज ना आए या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो आप लोग बता दें। इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली अगर आप एक्स एक्सिस पर देखें तो उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ईयर बताया है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फिंचेस पर क्या उसकी पॉपुलेशन पर जो है असर पड़ा है, क्या इफेक्ट हुआ है। और साथ ही साथ उसने वाई एक्सिस पर एक और दूसरी तरफ उसने राइट साइड पे एक और कॉलम लिया जो कि है रेनफॉल मिलीमीटर्स में। ठीक है, अब अगर आप देखें तो उसने कहा है कि ये जो आपके पास ब्लू जो लाइन शो कर रही हैं, ठीक है, ये ब्लू लाइंस है रेनफॉल की। ठीक है, उसने कहा है कि 1976 में आप देखें, 1976 में आपके पास बिटवीन 100 मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो हमारे पास आई। 1977 में क्योंकि ड्रॉट था, खुश्क साली थी, ऑलमोस्ट जो है जीरो हमारे पास जो है मिलीमीटर। इस केस में हमारे पास क्या है, उसने बताया कि हमारे पास 1976 में कुछ रेनफॉल थी, तो आप देखें कि इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ इंचेस हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1100 है। ठीक है, जिस तरह हमने अभी टेक्स्ट में भी देखा है क्लोज टू 1100 है। लेकिन जैसे ही हमारे पास लेकिन जैसे ही हमारे पास 1977 में क्लोज टू 0 मिलीमीटर रेनफॉल है, तो हमारे पास उसकी पॉपुलेशन भी जो है वो क्लोज टू 200 300 जो है उसकी पॉपुलेशन आ गई है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास रेनफॉल ड्रॉट की वजह से, रेनफॉल कम होने की वजह से सिर्फ एक साल के वक्फे में हमारी जो डिक्रीज इन पॉपुलेशन है फिंचेस की, ठीक है, ये आगे उसकी उसकी पिक्चर दिखाई गई है कि वो इस तरह की उसकी बीक है और ये उसका बेसिकली उसका दिखने में वो ऐसी है। ठीक है, तो ये उसने उसका ग्राफिकल फॉर्म में उस डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, और उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि ड्रॉट की वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है, यानी जो डेथ रेट है 1976 से 1977 में ड्रॉट की वजह से डेथ रेट इंक्रीज हो गया।
ठीक है। और इधर क्या उसने बताया है कि अबंडेंट रेन्स इन 1983, बाद में उसने बताया है कि जैसे ही जो रेन्स जो है वो 1982 से 1983 में अगर आप देखें जो ब्लू मार्क्स हैं वो इनको बता रहे हैं कि इंक्रीज इन रेन जो है उसने क्या किया है, आपके पास जो ग्रीन में अगर आप देखें तो उसने पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, जो बर्थ रेट है वो भी उसमें इंक्रीज हुई है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो वो सिर्फ किस वजह से है, वो इस रेनफॉल में इंक्रीज की वजह से। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जी मैम। यस मैम। मैम आयुषा मेरे साथ बैठ के लेक्चर ले रही है, उसका नेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट इसी इसी केस स्टडी को फर्दर उन्होंने डिस्कस किया। जैसे हमने अभी देखा है कि 1982 से 1983 में क्योंकि रेनफॉल में इंक्रीज हुआ है तो उनकी जो है पॉपुलेशन जो है उसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो अब देखिए उन्होंने कहा है कि एक जो उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, रेनफॉल तो उसकी वजह है, लेकिन उसकी एक और वजह है। उसकी क्या वजह है कि ये जो फिंचीज हैं, ये जो बर्ड की पॉपुलेशन है, डिफरेंट स्पीशी है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये कैटरपिलर पे भी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। क्योंकि कैटरपिलर की पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है 1981 से 1983 में, तो जो फिंचीज हैं उनकी पॉपुलेशन भी में भी इंक्रीज आया है। यानी हम अब बायोटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने ए बायोटिक फैक्टर डिस्कस किया है। वो ए बायोटिक फैक्टर क्या है, वो हमारे पास रेनफॉल था। अब हम बायोटिक फैक्टर के लिहाज से देख रहे हैं, वो बायोटिक फैक्टर क्या है, कैटरपिलर की पॉपुलेशन, क्योंकि वो फूड के लिए उस पर भी डिपेंड कर रही है। इसमें उसने क्या कहा है, 1981 में हमारे पास जो नंबर ऑफ कैटरपिलर्स हैं, जो 5 मिनट्स में किसी भी, जो उन्होंने केस स्टडी परफॉर्म की है उसमें उन्होंने देखा कि जो 1981 है, 5 मिनट में उन्होंने देखा तो कितनी उनको कैटरपिलर वहां पर उस एरिया में, आइलैंड में जो मौजूद है, उसमें कितनी नंबर ऑफ कैटरपिलर्स हैं, वो है 10। ठीक है। अब 1983 में जब उन्होंने 5 मिनट में उन कैटरपिलर्स को काउंट किया तो वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 उनका नंबर है, 55 टू 60 के दरमियान उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इस कैटरपिलर की पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है, तब ये एरो जो है वो दिखा रहा है, इसकी वजह से जो यंग बर्ड्स हैं, फिंचीज हैं, उनकी पॉपुलेशन में भी इंक्रीज आया है। ठीक है। उसमें कितना इंक्रीज आया है, यानी अगर आप देखें वो क्लोज टू 300 1981 में जब कैटरपिलर्स हैं, वो क्लोलर की पॉपुलेशन में 55 टू 60 उसकी पॉपुलेशन पहुंच गई है। ठीक है। इसीलिए जो आपके पास जो उस पर डिपेंड कर रही है, जो उसके ऊपर पॉपुलेशन है फिंचेस की, वो भी इंक्रीज हो गए। सो इससे इस ग्राफ से हम ये बता सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर जिनमें पॉपुलेशन आती है, जिस पे वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो अपनी फूड के लिए इन कैटरपिलर पर डिपेंड कर रहे हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पॉपुलेशन जो है वो रेनफॉल एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी। सेकंड उसका वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो अपनी फीडिंग बिहेवियर के लिए, वो अपनी खुराक के लिए, फूड के लिए वो इन कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रही है। ये सबको क्लियर है? ये सेकंड ग्राफ सबको क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हम इसी तरह इसी केस स्टडी में नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें, उन्होंने डिफरेंट एक और उसको स्टडी किया। क्या उसमें इस कैटेगरी में उन्होंने क्या स्टडी किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो एनुअल रेनफॉल है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ एग्स जो हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन के लिए वो जो एग्स ले कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लचेज ऑफ एग्स जो हैं वो ले कर रही हैं, उस पर भी, यानी उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी, उस फिंच की, उस पर भी जो है वो असर पड़ रहा है। किस तरह से, यानी रेनफॉल जो है उसने उनकी पॉपुलेशन पर, बर्थ पर, पॉपुलेशन पर तो डिपेंड किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसकी अब जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर भी असर पड़ा है।
अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से असर पड़ा है। अब देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ नजर आ रहा है एनुअल रेनफॉल है, और वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ एग्स और क्लचेस, यानी उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी वो बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट में देखें जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट ब्लू डॉट है जिस पे उन्होंने ये वाला, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो फर्स्ट है वो क्लोज टू, आप देखें तो उसकी जो रेनफॉल है वो 0 के करीब है। ठीक है, 1 मिलीमीटर होगी, 2 मिलीमीटर होगी। तो उसमें अगर आप देखें तो उसने कितने, उसकी पॉपुलेशन ने जो है पर पेयर, ठीक है, क्लोज टू 1 एग्स जो है वो उसने दिए होंगे। ठीक है, तो उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ लो रेनफॉल कैक्टस फिंचेस प्रोड्यूस 1 और no क्लचेस, यानी उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो क्लचेस एग्स के प्रोड्यूस नहीं किए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जब उनकी रेन इंक्रीज, उसकी रेनफॉल की कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 10 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, तो उसके साथ साथ आप देखें तो उसकी वाई एक्सिस के साथ अगर उसकी कंपैरिजन देखें तो यहाँ पर तकरीबन 3 नंबर ऑफ एग क्लचेज उसने प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पर 4 नंबर है। 1000 से बड़ी जब रेनफॉल हुई है तो उसने कितने क्लचेज प्रोड्यूस किए हैं, उसने उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में उसने क्लोज टू 7 क्लचेज जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो उसने लिख दिया यहाँ पर कि ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ हाई रेनफॉल दे प्रोड्यूस 4 to over 6 क्लचेस, यानी इसके मुकाबले में उसने 4 to 6 ज्यादा क्लचेस जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। यानी हमने बता दिया कि बायोटेक फैक्टर्स और ये बायोटेक फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास डिपेंड करते हैं, इनकी पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करते हैं, उनकी डेथ और बर्थ रेट पर डिपेंड करने के साथ साथ उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पर इस तरह से इफेक्ट करते हैं। ये क्लियर है? इसके बाद जो है ये जो पिक्चर आपको शो रही है 11.20, ये हमारे पास है। इसमें उसने बताया कि हाई रेनफॉल जो है हुई जब उस 1983 में, तो उसने जो हमारे पास वहाँ पर एक कैक्टस की स्पीशीज़ है, ठीक है, ओपंटिया, उसको उसकी पॉपुलेशन पर उसने बहुत इफेक्ट डाला, और उसकी भी जो है वो बिल्कुल पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म होगी, और आप उसके इफेक्ट देख रहे हैं कि उसने उसकी मोर्टेलिटी रेट में जो है वो इंक्रीज हुआ है। उसने कहा है कि उसके साथ साथ जो वहाँ पर उस एरिया में, उस आइलैंड पर जो कैक्टस फ्लावर थे अबंडेंट पाए जाते थे, उनकी पॉपुलेशन जो भी जो है ईयर के साथ साथ उनकी डैमेज पर, उनकी डैमेज भी जो है उसमें इंक्रीज आया है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो आपके पास हाई रेनफॉल है, हाई रेनफॉल ने क्या किया आपके पास उनकी पॉपुलेशन पर इफेक्ट किया। वो इफेक्ट डिफरेंट तरह से हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी, और ये जो प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है कि वो एक खास मिकदार में, क्वांटिटी में उसने वाटर एब्जॉर्ब करना है। अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन उस क्वांटिटी से इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली वो जो पॉपुलेशन ऑफ कैक्टस स्पीशी प्लांट की है वो जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो डेड हो जाएगी। सो उस तरह से उसकी पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट करती है। तो वो नंबर ऑफ फ्लावर्स, जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी, और जो फ्लावर डैमेज है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो उसने यहाँ पर बता दिया, ये जो अब आपके पास ब्लू लाइंस हैं, ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ फ्लावर्स, यानी पॉपुलेशन को डिपेंड कर रही है। तो उसने बताया कि 1979-80 में वो कम थी, 81, 82, 81 में वो इसके नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीज कर गए, फिर डिक्रीज कर रहे हैं। सो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह है ये रेनफॉल है, उसका ड्रॉट है। ठीक है, या वो जो 1983 में वो जो साइक्लोन है पूरा हाई रेनफॉल का, यहाँ पर जो उन्होंने डिस्कस किया है, ई नीनो उसको उन्होंने नाम दिया। ठीक है, ये जो साइक्लोन ऑफ हाई रेनफॉल था उसकी वजह से जो इसकी पॉपुलेशन है ओपेंटिया हेलरी की, जो कि एक कैक्टस की स्पीशी है, कैक्टस की। ठीक है, तो क्योंकि आप इकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो अब आपको डिफरेंट इन नामों से जो है उससे आपको नो हाउ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये जो है ये आपके पास उससे क्या हो रहा है, उसकी जो कैक्टस की स्पीशी है ईयर्स के साथ साथ ड्यू टू हाई रेनफॉल जो है, क्योंकि आपके पास वो आई ड्रॉट है और उससे उसकी पॉपुलेशन जो है उस पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब उसने कहा है कि जब आपके पास फ्लावर डैमेज है, फ्लावर डैमेज में भी फर्क पड़ रहा है, और वो डिपेंड करता है हमारे पास व्हेन कैक्टस फ्लावर्स आर अबंडेंट डैमेज बाय फिंचेस इज लो। ठीक है, ज़्यादा पाए जा रहे हैं जब, तो जो फिंचेस हैं वो उस पॉपुलेशन को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसकी डैमेज जो है में इंक्रीज आता है, कब आता है, जबकि उसकी जो फ्लावर अबंडेंस है उनकी लो होती है।
नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को ये केस स्टडी जो है ये यहीं तक थी। नेक्स्ट मैं आपको दोबारा जो है मैं स्लाइड शो करवाती हूँ। ठीक है, तो हमने ये बायोटिक है नहीं, बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उसका डिफरेंट हमने देख लिया। ये स्लाइड्स में जो है ये ग्राफ मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये फर्स्ट हमने जो स्टडी की है वो सारे मैंने यहाँ पर उनकी डाली हुई है। इसकी जो डिटेल है वो आपने बुक से पढ़नी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो हमने आज कवर करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स बेसिकली कोई भी ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं, वो बायोटिक भी हो सकते हैं, वो नॉन बायोटिक भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन को, उसकी अबांडेंस को, उसकी ग्रोथ को जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल यानी सपोज देखिए, अगर आपको फूड प्रॉपर नहीं मिले जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट उतनी अच्छी, अगर आपको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आपकी एक्टिविटीज़ लो हो जाएंगी, आप उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। आपका अगर कोई लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर्स नहीं ले पाएंगे, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो इस पर डिपेंड करती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि गर्मियां हैं, गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है इस एरिया में, तो हमारी जो एक्टिविटी है सुस्ती हो जाती है, काम करने को दिल नहीं करता। तो ये हमारी फिजिकल कंडीशंस है। ठीक है, फिजिकल कंडीशंस की वजह से हमारी जो एक्टिविटी है उस पर हमारी जो काम करने की अवेलेबिलिटी कैपेसिटी है उस पर असर पड़ता है। तो इसी तरह हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स और दूसरे इस हमारे जो स्पीशीज़ हैं उनकी भी कैपेसिटी पर इसी तरह फ़र्क पड़ता है। और वो क्या उसमें उसने बात की है कि ये हमारे पास फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, अबंडेंस और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, उसको चेंज भी करते हैं। और हो सकता है कि जो फैक्टर्स जो कि ज़रूरी हैं उनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो वो जो है हमारी पॉपुलेशन की जो अवेलेबिलिटी है फिर उसको भी वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी पॉपुलेशन जो है ख़त्म भी हो सकती है ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर्स। जब वो जो फैक्टर्स हैं वो इतनी हद तक उनको कंट्रोल करते हैं, जो एक्सेस क्वांटिटी में हमारे जो फैक्टर्स हैं, बायोटिक या नहीं बायोटिक फैक्टर्स, वो अगर प्रेजेंट ना हो और जो पॉपुलेशन स्पीशीज़ जो उन पर डिपेंड करती हैं वो फिर अपना काम नहीं कर पाएंगी, तो उनकी पॉपुलेशन की डैमेज और एक्सटिंक्शन की तरफ जाने की, यानी उनके चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से हैं? ये उस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन के साइज़ पर। ठीक है, यानी अगर पॉपुलेशन साइज़ के ज़्यादा या कम होने से उन पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या क्या हमारे पास आ सकते हैं? प्रीडेशन एंड डिजीजेस एज वेल एज रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है वो इसकी एग्जांपल्स है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक पॉपुलेशन जो है, कोई भी बर्ड एनिमल पॉपुलेशन जो है वो डिजीज़, किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ का शिकार हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी फिर पूरी पॉपुलेशन में वो डिजीज़ अगर फैल जाती है तो वो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो कम हो जाएगी, उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी और उसका मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू डिजीज। तो वो एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है, ये डिजीज जो है एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है। तो ये उसने यहाँ पर डिस्कस किया एग्जाम्पल में कि डिजीज जो है वो पूरी पॉपुलेशन में, लार्जर पॉपुलेशन में फैलने का खदशा है। तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसर पॉपुलेशन है, तो उसके जो इफेक्ट भी होंगे वो ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर होंगे, रादर देन अगर एक छोटी पॉपुलेशन है, उसका साइज कम है, तो वो जो पॉपुलेशन उसकी जो डिजीज के स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं वो भी कम होंगे। इसी तरह जो सेकंड फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर है, वो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हमारे पास डेंसिटी के साइज पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर तो डिपेंडेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करते। जिस तरह हमारे पास उसमें डिफरेंट इवेंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं कि अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, इस तरह के जो सडन क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो हमारे पास जो हैं वो इस पर डिपेंड करेंगे। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो हैं तमाम पॉपुलेशन को किल तो करेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि पॉपुलेशन साइज बड़ा है कम है, उसकी पॉपुलेशन साइज पर वो डिपेंड नहीं करते। जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं
ठीक है, वो पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये वाले जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन साइज के कम या ज़्यादा होने से उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तमाम पॉपुलेशन को ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ज़ीरो पॉपुलेशन पर ले जाएंगे। लेकिन जो डेंसिटी डिपेंडेंट है वो क्या करेंगे, जैसे अगर आप इसकी लास्ट लाइन देखें तो इसमें लिखा हुआ है इम्पैक्टिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन दी पॉपुलेशन, कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दें। ठीक है, स्मॉलर पॉपुलेशन पर कम इफेक्ट आएगा, ज़्यादा पॉपुलेशन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से उस जो पॉपुलेशन है उसको ख़त्म नहीं करते। नेक्स्ट, अब हमने जो एक कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग फैक्टर्स का, ठीक है, वो उसको स्टडी कर लिया। अब वो जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो है हैबिटेट का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो हैबिटेट, हमें पता है कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, किसी भी स्पीशी के एक रहने का जो जहाँ वो रह रही है वो उसका घर है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अब जो हैबिटेट है, हर मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो हैं इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती हैं, वो इस अर्थ पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक जो स्पीशी है उसकी रहने की एक स्पेसिफिक जगह है, एक रहने का एक स्पेसिफिक उसकी प्लेस है। वो हर जगह एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कि अगर एक पॉपुलेशन जो है वो लाहौर में एग्जिस्ट कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, जरूरी नहीं है वो कोयटा के इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट करेगी। तो एरिया टू एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से वो जो स्पीशीज हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, जिसको इस लास्ट लाइन में बताया गया है कि ईच स्पीशी जो है, हर स्पीशी जो है हमारे पास जो हमारे प्लैनेट पर मौजूद है, वो एक यूनिक जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से वो जिंदा भी रहती है, उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटीज भी उस एरिया के लिहाज से होती हैं। जिस तरह की हमने जो केस स्टडी डिस्कस किया, हमने देखा कि वो रेनफॉल की वजह से उसकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हर जो स्पीशी है, हर जो पॉपुलेशन है, वो एक स्पेसिफिक टू जियोग्राफिकल एरिया एग्जिस्ट करती है। सो अगर हम ये देखें तो वाई आर सम स्पीशी फाउंड इन वन लोकेशन, वन हैबिटेट बट नॉट इन अदर, तो इसकी एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हर जो पॉपुलेशन है, स्पीशी है, उसका एक स्पेसिफिक उसकी इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट है, वो एक उसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। उन करेक्टरिस्टिक्स, उन ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी एक सस्टेनेबल, एक सस्टेनिंग लाइफ को परसिस्ट कर सकें और उस पर अपनी फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्शन और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें, उस पर सर्वाइव भी कर सकें, और अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो उनका जो बर्थ रेट है उसको भी मेंटेन और सस्टेन कर सकें। उसके बाद हमारे पास उन्होंने लिखा है कि जो हमारे डिफरेंट एबायोटिक फीचर्स हैं, जिस तरह के पीएच है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, उनका डायरेक्ट हमारे उन सस्टेन करने के लिए उन पर इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर एक हमारे पास जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एक ख़ास टेम्परेचर पर तो एग्जिस्ट कर सकती है, वो टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा है या कम है तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पर उसकी जो है वो असर पड़ेगा, उसकी ग्रोथ की जो कैपेसिटी है उसकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल, एक स्पीशी, एक पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक उसका घर है, उसका एक कंडीशन है उसकी रहने की, तो वही उसका स्पेसिफिक उसका हैबिटेट कहला सकता है। हर एक पॉपुलेशन हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इसी जो लाइन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसने यहाँ पर उसको बता दिया है कि उसकी जो फूड रिसोर्सेज भी जो हैं वो भी डिफर करती हैं हैबिटेट टू हैबिटेट। इसीलिए और उस जो फूड कैपेसिटी, उसकी फीडिंग और उसकी मीटिंग, यानी उसकी रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटीज़ हैं, फीडिंग एंड मीटिंग बिहेवियर्स जो हैं उसके, वो डिफर करते हैं। इसलिए वो हर एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक ख़ास जगह पे अगर वो एक ख़ास पॉपुलेशन को खाते हैं तो वो उसी पर फीड करते हैं, तो वो दूसरी उस प्लांट को या पॉपुलेशन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जिस तरह हमने अभी फिंचेस की जो एग्जाम्पल देखी है उसमें भी हमने यही देखा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट प्लांट्स हैं और सिसाइल एनिमल स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास क्योंकि सिसाइल एनिमल्स और वो होते हैं जो कि अपनी जगह मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, वो किसी सबस्ट्रेट, किसी पोर्शन के साथ वो अटैच रहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी जगह पर
मौजूद रहते हैं, ठीक है, वो अपनी फूड के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए वो किस तरह डिपेंड करते हैं कि कोई हवा या वाटर या एनिमल जो है उनके सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें तो उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। For plants and sessile animal species, there is only the hope that gametes or individual dispersed by a variety of means, कि उसके जो eggs हैं या उसकी जो gametes हैं वो सिर्फ इन sources के थ्रू, wind, water और animals के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टू लोकेशन होते हैं, उन्हें पता है कि हमने इधर ही रहना है, यही हमारा घर है और हम यहीं पर अपनी डिफरेंट फीडिंग और मेटिंग यानी रिप्रोडक्शन कैपेसिटीज बिहेवियर जो है अपना परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा एक स्पेसिफिक जो सेकंड इंडिविजुअल है वो हम यहीं पर एग्जिस्ट करेगा, जिससे जो है हम अपनी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इनहेंस कर सकते हैं, उसको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो मोबाइल एनिमल्स हैं, ठीक है, मोबाइल जो स्पीशीज है वो अपना एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसको सेलेक्ट करती हैं रहने के लिए, तो वो उनका क्या कहलाएगा, वो उनका हैबिटेट सिलेक्शन कहलाता है। ये अब जो है एग्जांपल दी गई है, वेजिटेशन स्ट्रक्चर है, डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज हैं, वार्बलर स्पीशीज है, बर्ड है वैबलर, ठीक है। उसकी अब डिफरेंट स्पीशीज है, एक है येलो थ्रॉट वार्बलर यानी उसका थ्रॉट से उनका कलर येलो होता है, एक है हुडेड और एक है ओवन बर्ड, ठीक है। अब वो रह रही हैं एक वेजिटेशन स्ट्रक्चर में रह रही हैं, ठीक है। अब जो अगर आप देखें तो जो ए है उसका एक स्पेसिफिक 9 to 10 मीटर हाइट वाले जो वेजिटेशन है वो यहाँ पर रह रहे हैं, यानी येलो थ्रॉट जो वार्बलर स्पीशीज हैं वो इस 9 to 10 मीटर के जो वेजिटेशन करेक्टरिस्टिक्स वाले एरियाज होंगे वो ये उनका हैबिटेट है, ठीक है। सेकंड हुडेड वार्बलर का हैबिटेट कौन सा है, जिनमें 18 to 30 मीटर्स जिनकी हाइट है, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जो थर्ड है ओवन बर्ड जो स्पीशीज हैं वेबलर की, वो कहाँ पर, वो डेसिडुअस यानी जो कि एक टाइम पे उन हमने डिस्कस किया था कि उनकी वो एवरग्रीन नहीं है, ठीक है। तो वो इस तरह के ओपन जो फॉरेस्ट हैं इन पर एग्जिस्ट करती हैं और उनकी हाइट भी जो है वो 15 to 30 मीटर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब सेकंड और फर्स्ट वाले में तो प्योरली हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड और थर्ड वाले जो हैं उनमें बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट वाले हैं वो हाइट भी कम है, वो वुडलैंड श्रबी एरियाज होंगे, बुशी जो फील्ड्स हैं यानी उनकी हाइट ओपन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। वो इस तरह के स्पेसिफिक टू उनका हैबिटेट है। हैबिटेट की जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास एक वुड है, बेसिकली बर्ड है, उसकी स्पीशी है, वो हमारे पास एक इस तरह के ट्री में रह सकती है जो कि लार्ज है, स्टैंडिंग है और डेड ट्री है। डेड ट्री मतलब कि उसकी जो ब्रांचेस भी हैं जो उसकी वो वीक हैं, ठीक है, वो किसी भी टाइम गिर सकती हैं, ठीक है। यानी फुल उसके ऊपर ग्रीन ट्री नहीं है वो, ठीक है, सिर्फ उसकी ब्रांच खाली, उसके ऊपर पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, ठीक है, वो ग्रीन ट्री नहीं है तो वो डेड ट्री कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पीशी है वुडपेकर की ये स्पेसिफिक टू है क्योंकि वो नेस्ट बनाकर घोंसला बनाकर रहती हैं, तो इसी तरह के जिसमें वो कैविटी कर सकें उसकी अ, उसकी तने में, ठीक है, उसी में वो रहती हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको हैबिटेट का कॉन्सेप्ट? जी सबको है, ये क्लियर है यहाँ तक?
स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, लास्ट हमारा जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट रह गया है इसमें। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नीश। नीश हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ग्राफिकल या एक वे है दिखाने का, करेक्टरिस्टिक्स को शो करने का, ठीक है। यानी हमने बताना है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन है किसी एक स्पेसिफिक स्पीशी की, ठीक है, उसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में हम किस तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नीश का कॉन्सेप्ट है। यानी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, डाइवर्सिटी है उनमें, उनको हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स को, उनकी कैपेसिटीज़ को, उनकी रिप्रोडक्शन को, उनकी तमाम कैपेसिटीज़ को हम दिखा सकें कि वो किस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ, टेम्परेचर, पीएच यानी जो कि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसके साथ किस तरह से वो चेंज करती हैं। यानी हम दिखाएं एक एक्सिस पर हमारा कोई एबायोटिक फैक्टर है, पीएच है, या फिर हम दोनों एक्सिस पर हम एक तरफ पीएच ले रहे हैं, एक तरफ हम टेम्परेचर ले रहे हैं, फिर तीन तरफ थ्री डायमेंशनल भी उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट उनके साथ हम ये दिखा दें कि किस तरह से उसकी ग्रोथ या उसकी रिप्रोडक्शन जो है इन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ चेंज हो रही है। इस तरह ग्राफिकल वे में चेंज करने का जो एक पैटर्न है उसको हम नीश कहते हैं। ये एक उसकी इकोलॉजिकल नीच नीश कहलाएगा, ठीक है। तो ये उसकी करेक्टराइजेशन करना एक स्पीशी की, इसकी इकोलॉजिकल नीश। ये इस तरह से अगर आप देखें दिखाया गया कि अगर आप ए वाला जो इसका पार्ट है वो देखें तो वो सिर्फ वन डायमेंशनल है, ठीक है। यानी हम उसकी करेक्टरिस्टिक, उसकी पॉपुलेशन, उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को सिर्फ हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दिखा रहे हैं, राइट। बी में हम उसको टू डायमेंशनल, हम टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों के लिहाज से उसकी बता रहे हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रोडक्शन पे, उसकी ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, जिस जिस भी उसके पैरामीटर को आप स्टडी करना चाह रहे हैं। थर्ड में उसका बायोटिक फैक्टर, थ्री में उसकी थ्री डायमेंशनल है, हम टेम्परेचर, पीएच और सैलिनिटी तीनों के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी ग्रोथ और उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये, अब आप यानी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल नीश जो है आप बना सकते हैं और उसको वन बाय वन आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वन बाय वन सबको स्टडी करना है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन एबायोटिक फैक्टर्स के लिहाज से, तो आप वन डायमेंशनल यूज करें। अगर आपने टू डायमेंशनल उसको देखना है कि एक के और दूसरे दोनों के लिहाज से रिलेटिव देखना है, तो आप देख सकते हैं थ्री डायमेंशनल। डिफरेंट आप मल्टी पैरामीटर स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप थ्री फोर डायमेंशनल देख सकते हैं। तो अगर आप तीन से ज्यादा वाला कोई आप एक क्रिएट करते हैं उसका सिस्टम, तो आपके पास हाइपर वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। फोर्थ वेरिएबल अगर आपको इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपके पास हाइपर वॉल्यूम सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो हाइपर वॉल्यूम सिस्टम इस तरह का सिस्टम जिसमें आप सारी उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जिसमें एक स्पीशी ने सर्वाइव भी करना है, रिप्रोडक्शन भी उसने करनी है, वो उसकी फंडामेंटल नीश कहलाएगी। यानी उसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बयान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप ऑफ नीश है वो आपके पास है रियलाइज्ड नीश। अब हमारे पास कोई भी इंटरेक्शंस हैं इस तरह की हो सकती हैं, कोई भी हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसने हमारे पास जो हमारी फंडामेंटल नीश है उसको डिस्टर्ब किया है, ठीक है। ये जो एक्चुअल था, जो कंडीशंस थी उसको एक्सप्लॉइट किया है, एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एक नई नीश बनेगी, उसको आप रियलाइज्ड नीश कहेंगे। यानी उसमें चेंजेस आ गई हैं, उसमें तब्दीली आ गई है, फंडामेंटल नीश जो थी वो अब चेंज होके हमारे पास रियलाइज, क्योंकि कोई इस तरह की इंटरेक्शन हो गई है या एक इन्वायरमेंट के साथ, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के साथ आपकी जो पॉपुलेशन है, स्पीशी है, उसने इस तरह का इंटरेक्शन क्रिएट किया है कि जो एक आपके पास फंडामेंटल जो उसकी बेसिस थी, परसिस्ट करनी थी जो, वो चेंज होकर एक्सप्लॉइट हो गई है और वो रियलाइज्ड नीश में चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। मैं बस अब ये लास्ट आप लोगों को एक पिक्चर नीश की एग्जांपल की दिखा दूं, ठीक है। उसके बाद मजीद किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम वो ले लेंगे, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया। ये देखें, ये एक नीश की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें अब क्या शो है सब
को? नो मैम। जी। लास्ट ये सिर्फ आप लोगों का ग्राफ जो मैंने दिखाना है, ये नीचे की एग्जांपल है कि इसमें अब आपके पास आपने क्या किया, एक्सिस एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या है, बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर क्या है, स्प्रिंट स्पीड है। स्प्रिंट स्पीड आपके पास क्या है, बेसिकली मूव करने की आपके पास किसी भी कि वो कितनी तेज शॉर्ट डिस्टेंस के स्पैन में वो मूव कर सकता है, ठीक है, यानी उसकी मूवमेंट या उसका उसकी स्पीड स्लो है फास्ट है, ठीक है, तो मिलीमीटर पर सेकंड में ये स्पीड जो है, ठीक है, तो उसको शो किया गया, उसके यूनिट्स स्पीड के यूनिट्स है मिलीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो सकते हैं यहाँ पर क्योंकि वो एनिमल है इस तरह की उसकी स्पीड स्लो है, तो मिलीमीटर पर सेकंड में उसको शो कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टर यूनिट में, मीटर लॉन्ग यूनिट होगा। तो इसमें अब आपको क्या किया उसने, टेम्परेचर भी उसका और एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर उसका, तो ये 2 डायमेंशनल नीच उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसने उसको स्टडी किया, ठीक है। यहाँ पर उसने दिखा दिया कि आपके पास बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसका एक लो टेम्परेचर है, उसको टीम मिनिमम कह रहे हैं, और एक उसका टी मैक्सिमम हायर टेम्परेचर है, और एक उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिसको आप टी ऑप्ट से शो करें, ठीक है। तो यानी अगर उसका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होगा उस पर उसकी परफॉर्मेंस जो है, रिलेटिव परफॉर्मेंस वो हाई होगी, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, टी मिनिमम और टी मैक्सिमम जो टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल उन पर दोनों पे जो है उसकी जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इक्वल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जी, आप लोगों का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। अब लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मीनवाइल जो आप लोग चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस रोल नंबर और नेम के साथ अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। स्टूडेंट्स अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड करना शुरू कर दें। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मैं साथ साथ जो है मैं लेक्चर जो है सिर्फ उसको सम अप कर दूं कि हमने बेसिकली बेसिक हमने बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स पढ़े और हमने देखा है कि वो ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट में, नीड्स के कॉन्सेप्ट में, और हमने वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं हैबिटेट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, उनका क्या असर है उन पर, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जो हमने जो है इसको स्टडी किया है। सबने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दिए। मैंने आप लोगों के लेक्चर में ही बुक के जो भी पेज नंबर जिससे मैंने वो केस स्टडी वो ग्रास वो एग्जाम्पल ली हैं, ठीक है, वो मैंने बुक में जो है वो स्लाइड्स में साथ ही मेंशन कर दी है, ठीक है। जो पहले वाले दोनों लेक्चर हैं वीक 1 के वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं एलएमएस पर। ये भी जो है मैं एलएमएस पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको पढ़ें, बुक से भी जो टॉपिक्स हैं उसको स्टडी करें। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा आप मुझसे जो है नेक्स्ट ऑन कैंपस क्लास है उसमें भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आज का जो सेशन है उसे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।